नमस्कार। भारत में हर साल चुनाव का साल होता है। 2022 का साल भी चुनाव का साल था। 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए और दिल्ली नगर निगम का चुनाव भी हुआ। लेकिन चुनावों से ज़्यादा बड़ी बात कुछ ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम रहा जो अगले साल होने वाले 10 राज्यों के चुनाव और उसके अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव पर बड़ा असर डालेगा। तो आज हम वैसे राजनीतिक घटनाक्रमों पर बात करेंगे जिनसे आगे के चुनाव प्रभावित होने हैं या आगे की राजनीति प्रभावित होनी है, आगे की राजनीतिक दिशा तय होनी है। ऐसी 3-4 घटनाएं हैं जो चुनाव नतीजों से इतर हैं। चुनाव नतीजे एक बात बयां करते हैं, अपनी उनसे एक दिशा मिलती है, उनसे राजनीति तय होने की संभावना को लोग पढ़ते हैं, लेकिन उससे अलग, चुनाव नतीजों से अलग कुछ राजनीतिक घटनाक्रम होते हैं। और इस लिहाज से देखें तो 3-4 बड़ी राजनीतिक घटनाएं हुई हैं इस साल 2022 में और उनका बड़ा असर होगा आने वाले समय में राजनीति पर। उसमें एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है राहुल गांधी के नेतृत्व में होने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। दूसरा बड़ा घटनाक्रम है बिहार में जनता दल यू का तालमेल टूटना बीजेपी से तालमेल तोड़ करके, और नीतीश कुमार ने इस बार फिर राष्ट्रीय जनता दल से तालमेल किया है। यह बड़ा दूरगामी असर वाला घटनाक्रम है। तीसरा घटनाक्रम अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है आम आदमी पार्टी का एक बड़ी राजनीतिक ताकत के तौर पर उभरना है। और चौथा घटनाक्रम महाराष्ट्र में शिवसेना का विभाजन है। ये 4 ऐसी घटनाएं हैं इस साल की 2022 की जो आगे की राजनीति को प्रभावित करेंगी। सबसे पहले कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं। ये यात्रा, इस तरह की यात्राओं का हमेशा राजनीतिक लाभ मिलता है, देर से सही, लेकिन इस तरह का जब कोई बड़ा राजनीतिक अभियान होता है तो उसका फायदा मिलता है। कांग्रेस कई तरह की समस्याओं से गुजर रही है, उसका डीप स्ट्रक्चरल क्राइसिस है, उसको कांग्रेस को दूर करना है। राहुल गांधी के सामने एक बतौर नेता राहुल गांधी की छवि का संकट है। कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हार रही है, वो एक तरह से पूरी पार्टी का और कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ है। तो ये इस तरह की कई समस्याएं कांग्रेस के सामने अभी हैं और उनका समाधान इससे मिल सकता है कि राहुल गांधी 3500 किलोमीटर पैदल चलेंगे। वो 4 महीने के करीब चल चुके हैं और 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। 9 राज्यों से उनकी यात्रा गुजरी है। यह भारत की राजनीति को बहुत गहरे तक प्रभावित करने वाला घटनाक्रम है। अभी तत्काल इसके चुनावी लाभ नहीं देखे जा सकते हैं। ये नहीं कहा जा सकता है कि कांग्रेस इसकी वजह से अभी तुरंत कोई चुनाव जीत जाएगी या एकदम से अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस ने इसके साथ और कई योजनाओं की लंबी चौड़ी प्लानिंग की है। हर राज्यों में कांग्रेस की यात्रा निकलनी है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू होना है, जिसके लिए 23 राज्यों में अलग अलग ऑब्जर्वर अपॉइंट किए गए हैं और वो उन राज्यों में उस तरह की एक्टिविटीज होनी है। कांग्रेस अपने संगठन पर भी विचार कर रही है और एक तरह से राहुल गांधी की एक छवि, एक बड़े नेता की छवि गढ़ी गई है और संगठन का काम काफी हद तक मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपा गया है। यह भी एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है जो कांग्रेस की बात में ही ये भी जुड़ा हुआ है। जो पहली बात है राहुल गांधी की यात्रा, उसी में ये बात भी जुड़ी हुई है कि इस बार कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बना है। 24 साल के बाद ऐसा हुआ है और ये चीज भी कांग्रेस की राजनीति को भी और साथ साथ पूरे देश की राजनीति पर भी एक असर डालने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समाज से आते हैं और उनके पिता मील मजदूर थे। उन्होंने कर्नाटक में एक शहर से अपनी राजनीति शुरू की थी, एक शहर के संगठन में काम करके। तो वैसे व्यक्ति को कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष बनाया है। तो एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे कोई 24 साल के बाद कोई पहला नेहरू गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष बना है और दूसरी ओर राहुल गांधी पदयात्रा पर निकले हैं और कोई 3000 किलोमीटर वो पदयात्रा कर चुके हैं। तो ये एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है 2022 का और इसका असर आगे के चुनावों पर, आगे की राजनीति पर दिखेगा। दूसरा घटनाक्रम बिहार में बीजेपी और जेडीयू का तालमेल खत्म होना है। यह दूसरी बार हुआ है। पहले 2013 में जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित किया, तब उनका विरोध करते हुए नीतीश कुमार ने तालमेल खत्म किया था और वो 4 साल तक एनडीए से बाहर रहे थे। फिर 2017 में उन्होंने वापसी की थी और बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी। अब एक बार फिर उन्होंने तालमेल खत्म कर लिया है। जब उन्होंने पहली बार तालमेल तोड़ा था तो वो पहला मौका था जब नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति को, अपनी स्थिति को मिसकैलकुलेट किया था। उनसे गणना में, अनुमान में गलती हुई थी। वो अकेले राजनीति करने चले थे और 2014 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से पिट गए थे। उनकी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी
और उससे सबक लेकर के उन्होंने 2015 में लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ तालमेल किया और 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बुरी तरह से हराया उन्होंने। तो अब उनके सामने एक मॉडल है कि वो आरजेडी के साथ तालमेल करके और बीजेपी को नुकसान कर सकते हैं, बीजेपी की जीत को रोक सकते हैं। उन्होंने विधानसभा में रोका था 2015 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन फिर 2017 में वो लौट आए और बीजेपी के साथ लड़के 2019 और 2020 का चुनाव, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जीते थे वो। इस बार वो अलग हुए हैं तो एक पूरी प्लानिंग के साथ अलग हुए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, इन सारी पार्टियों के साथ तालमेल किया है। तो ये राजनीति पर कम से कम पूर्वी और उत्तर भारत में एक बड़े इलाके को, एक बड़े क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित करने वाला घटनाक्रम है। वो सिर्फ अलग नहीं हुए, नीतीश कुमार अब विपक्ष को एकजुट करने की राजनीति भी कर रहे हैं। तो अब उनके अलग होने से बिहार में जो बीजेपी की जीती हुई 17 सीटें हैं लोकसभा की, वो दांव पर हैं। और पिछली बार एनडीए ने जो टोटल 39 सीटें जीती थी, वो सारी सीटें दांव पर हैं। बीजेपी की अपनी 17 और एनडीए की बाकी जो 22 सीटें हैं, उसको बचाने की उनको बीजेपी की चिंता है। और वो सीटें अगर हाथ से निकलती हैं, बीजेपी को उन सीटों में अगर नुकसान होता है, तो 2024 का अभियान बीजेपी के 2024 के अभियान को भी नुकसान हो सकता है। नीतीश कुमार का असर झारखंड पर भी होगा और दूसरी जगह जहां भी बिहारी प्रवासी मतदाता हैं वहां भी हो सकता है। तो बिहार झारखंड की 54 सीटों पर यह अलायंस असर डालेगा। और तालमेल तोड़ने के थोड़े दिन के बाद ही नीतीश कुमार ने भी कहा और उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी कहा कि यह सिर्फ संख्या का खेल है। अगर बीजेपी की संख्या, बीजेपी के सांसदों की संख्या 60 भी कम हो जाती है तो बहुमत खत्म हो जाएगा और फिर दूसरा ही खेल हो जाएगा। तो वो राजनीति नीतीश कुमार कर रहे हैं। उस राजनीति के हिसाब से ये एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है। 2022 का तीसरा बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है एक बड़ी राजनीतिक ताकत के तौर पर अरविंद केजरीवाल का और उनकी आम आदमी पार्टी का उभरना। इससे पहले तक वो सिर्फ एक दिल्ली जैसी जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन टाइप की विधानसभा है, जहां एक आधी अधूरी सरकार है। ये एक क्वैसी स्टेट है जो दिल्ली है। यहाँ पावर का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास बहुत कम पावर होता है। वैसी ही एक राज्य में उनकी सरकार थी और वो उसके मुख्यमंत्री थे। लेकिन 2022 में उन्होंने पंजाब में रिकॉर्ड तोड़ बहुमत हासिल किया। 117 सीटों में से 92 सीटें उनकी पार्टी को मिली। बाकी सारी पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल, सब बाकी बची हुई 25 सीटों में है, 92 सीटें मिली। तो वो एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरने की बात हुई जो पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती। और उसके बाद गुजरात के चुनाव में आम आदमी पार्टी बड़ी ताकत से लड़ी और उसको 13% के करीब वोट आया। सीटें सिर्फ 5 आई, लेकिन 13% वोट एक बड़ा वोट परसेंटेज होता है। इस साल की शुरुआत में जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उनमें गोवा में भी आम आदमी पार्टी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। उसको 6% वोट आए थे और 2 सीटें मिली थी। तो इस तरह से अब गुजरात के नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। राष्ट्रीय पार्टी बन जाना, राष्ट्रीय पार्टियां कई हैं। नेशनल पीपुल्स पार्टी है जो मेघालय में सत्तारूढ़ है, वो पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में ही उसको इतने वोट मिले कि वो राष्ट्रीय पार्टी हो गई। लेकिन उसके राष्ट्रीय पार्टी होने का कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी होने से ये ताकत नहीं बढ़ी है। दिल्ली के बाद पंजाब जीतना, पंजाब के बाद गुजरात में 13% वोट, उसके पहले गोवा में 6% वोट, ये वोट जो बड़े राज्यों में उसको मिल रहे हैं आम आदमी पार्टी को। और उसने जो एक एजेंडा सेट किया है राजनीति का, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त की रेवड़ी का कल्चर कहा, वो जो उन्होंने एक राजनीतिक नैरेटिव बनाया है कि बिजली पानी फ्री देंगे, बसों में पास फ्री देंगे, महिलाओं को और बेरोजगारों को भत्ता देंगे, 3000 रुपया बेरोजगारों को भत्ता देंगे, हर वयस्क महिला को 1000 रुपये देंगे। तो इस तरह की जो उनकी बातें हैं, वो एक राजनीतिक एक विचारधारा के तौर पर उसका स्थापित होना है। अरविंद केजरीवाल का आम आदमी पार्टी का उभरना उन घोषणाओं का, उन मुफ्त के रेवड़ी कल्चर का एक विचारधारा के तौर पर स्थापित होना है। और आगे भी वो इसी तरह की राजनीति करेंगे, इस तरह की घोषणाएं वो करते रहेंगे। और उससे उनको ये फर्क नहीं पड़ता है कि उससे कांग्रेस को नुकसान होता है या बीजेपी को फायदा होता है, वो इस तरह की राजनीति करेंगे। तो 2024 का लोकसभा चुनाव और अगले साल जो 10 राज्यों के चुनाव हैं, वो सारे चुनाव उनकी इस राजनीति से प्रभावित होंगे। ये एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है तीसरा। चौथा, इन तीनों के बराबर महत्व का तो नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ बीजेपी का तालमेल खत्म होना, वहां भी दूसरी बार खत्म हुआ है। और उसके बाद शिवसेना का टूटना, ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है। तालमेल दोनों पार्टियों का पहले ही समाप्त हो गया था और शिवसेना ने कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी। लेकिन इस बार
बीजेपी के प्रयासों से और कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से शिवसेना की पार्टी टूट गई। एकनाथ शिंदे 40 विधायकों को लेकर के अलग हो गए और बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनवा दिया। तो ये एक तरह से एक बड़े राजनीतिक क्षेत्र के एक बड़ी राजनीतिक पार्टी का कमजोर होना है। ये बीजेपी की एक बड़ी योजना का हिस्सा है कि जो राजनीतिक क्षेत्र है उनकी राजनीति कमजोर हो, जो छोटी पार्टियां हैं उनकी राजनीति खत्म हो, वो पार्टियां खत्म हो, उस दिशा में यह एक पहल है। पहले ही उत्तर प्रदेश में एक तरह से पैसिव पॉलिटिक्स कर रही हैं मायावती, और उनके पैसिव होने का, उनके निष्क्रिय होने का पूरा फायदा बीजेपी को मिल रहा है। उनका ममता बनर्जी का वोट बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। इस तरह की राजनीति बीजेपी ने पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार में भी की थी, जब बीजेपी के सहपर लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने वहां के 116 उन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे जहां जेडीयू चुनाव लड़ रही थी, और उसका नतीजा यह हुआ कि जेडीयू सिर्फ 43 सीटों पर सिमट गई। तो चाहे जेडीयू को कमजोर करना हो, बसपा को करना हो, शिवसेना को करना हो, ये अकाली दल को करना हो, ये बीजेपी का एक गेम प्लान रहा है। बीजेपी में बड़े लोग यह बात मानने वाले हैं कि सिर्फ 2 ही पार्टियां होनी चाहिए है, और ब्रिटेन अमेरिका की तरह 2 पार्टी का सिस्टम होना चाहिए, कांग्रेस और भाजपा ही 2 पार्टियां रहे। तो ये उस दिशा में एक राजनीति हुई है। हालांकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो ओरिजिनल शिवसैनिक है, जो कोर वोट है शिवसेना का, वो उद्धव ठाकरे के साथ ही रहेगा, क्योंकि वो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं और उनकी लीगेसी, बाला साहब ठाकरे की लीगेसी उद्धव ठाकरे को मिली हुई है, तो वो वोट उनके साथ रहेगा। लेकिन अब वो महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, वो वोट कितना उनके साथ रहता है, और शिवसेना में नाराजगी है इस बात को लेकर के, जो जिस तरह से उसका विभाजन हुआ है, जिस तरह से उसको तोड़ा गया और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनवाया है, इससे उद्धव ठाकरे नाराज हैं और उनकी पार्टी में भी नाराजगी है। उस नाराजगी में अगर उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ तालमेल करते हैं और ये तीनों पार्टियां मिल करके चुनाव लड़ती हैं, तो महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए मुश्किल हालात बन सकते हैं। महाराष्ट्र में उसने 23 लोकसभा सीटें जीती थी पिछली बार, तो महाराष्ट्र की 23 सीटें एक तरह से कसौटी पर हैं, धार पर हैं, चुनौती में हैं, और बिहार की 17 सीटें हैं उसकी चुनौती पर हैं, धार पर हैं। झारखंड की जो 12 सीटें उसकी जीती हुई हैं वो हैं। तो ये इस तरह की सीटें जो तालमेल टूटने से, राजनीति बदलने से बीजेपी की लोकसभा की सीटें दांव पर लग गई हैं, और इसको लेकर के बीजेपी अलग तरह से चिंतन कर रही है, ताकि इस नुकसान की, अगर यहाँ कहीं नुकसान होता है तो उसकी भरपाई की जा सके। तो ये कह सकते हैं कि ये 4 राजनीतिक घटनाएं, बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम है 2022 के। एक में राहुल गांधी की यात्रा, आम आदमी पार्टी का बड़ी ताकत के तौर पर उभरना, जेडीयू बीजेपी का अलायंस टूटना, और महाराष्ट्र में शिवसेना का विभाजन। इनका असर अगले साल होने वाले चुनाव पर पड़ेगा, और उसके आगे 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।